Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to read History NCERT Class 8 Chapter 8 Civilizing the Native Educating the Nation. तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है. अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट पार्ट का लिंक देख सकते हैं. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट. इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि सेम ओपिनियन रखते थे इंडिया के एजुकेटिंग सिस्टम के लिए. उनका मानना था कि इंडियंस को ऐसी एजुकेशन दी जाए जो कि भारतीय सभ्यता परंपरा से रिलेटेड हो, उनके कल्चर से रिलेटेड हो, उनके हेरिटेज से रिलेटेड हो, जिससे कि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएँ. इससे उनका ये बेनिफिट होगा कि वो इंडियंस के लिए मास्टर बन जाएंगे और इंडियंस के मन में उनके लिए ब्रिटिशर्स, जो कि पहले से ही माना जाता है कि बाहर के लोग हैं, इंडियंस के मन में उनके लिए जगह बन जाएगी. लेकिन सभी जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स थे उनकी सेम ओपिनियन नहीं थी. बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, इसका क्रिटिसाइज़ किया. तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं. अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ऐसे थे जिन्होंने कि ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसाइज़ किया, उनका विरोध किया. उनका मानना था कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है, यानी जो इंडिया की नॉलेज है, या जो यहाँ पे जितने भी पोइट्री हैं, साइंस है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, उसमें बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, और वो नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है. तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया. इस संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके लिटरेचर का, अरेबिक लिटरेचर का. तो जो इंडिया की जो एजुकेटिव सिस्टम था उसका ब्रिटिशर्स थे जिनकी डिफरेंट ओपिनियन थी, उन्होंने इसका खुल के विरोध किया. तो एक ब्रिटिशर थे जेम्स मिल, जिन्होंने कि ओरिएंटलिस्ट का बहुत ज़्यादा उन पे अटैक किया. ब्रिटिशर्स के एफर्ट्स से उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें ऐसी एजुकेशन इंडिया में नहीं इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो कि यहाँ के नेटिव्स चाहते हैं, बल्कि हमें ऐसी एजुकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो, जिससे कि वे साइंटिफिक बन पाएँ और उनके अंदर टेक्निकल जो एडवांटेज हैं वो आ पाएँ, या एक तर्क की शिक्षा उन्हें दी जाए, बजाय जो लिटरेचर ऑफ ओरिएंट है, पोइट्री, इन सब चीज़ों की शिक्षा उनको ना दी जाए. ऐसा अलग राय रखने वाले जो ब्रिटिशर्स थे, जिनकी डिफरेंट ओपिनियन थी, उनका ये मानना था. तो 1830s में ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक था वो और भी ज़्यादा शार्पर हो गया, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. तो एक और जो ब्रिटिशर थे, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इन्होंने भी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसका विरोध किया, क्योंकि ये भी चाहते थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाए. उन्होंने इंडिया को अनसिविलाइज कंट्री की तरह देखा. उन्होंने लोगों को बताया कि इंडिया जो है अनसिविलाइज कंट्री है, इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है. और जो ईस्टर्न नॉलेज है, जो भारत की नॉलेज है, वो किसी भी तरह से इंग्लैंड की नॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकती है, उसको टक्कर नहीं दे सकती है. उनका मानना था कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन के सामने कुछ भी नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं टिक सकती है. तो जो मैकाले थे उन्होंने ये कहा, या उनका मानना ये था कि जो एक सिंगल शेल्फ है यूरोप की लाइब्रेरी की, और इंडिया का जो होल लिटरेचर है, जो अरेबिक लिटरेचर है, इंडिया का जो लिटरेचर है, वो सिर्फ बराबर है किसके, यूरोप की एक लाइब्रेरी में की शेल्फ में रखी बुक्स के बराबर. उन्होंने इंडिया की जो नॉलेज थी उसको इतना कम बताया था. तो उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने इस चीज़ से अपील की गवर्नमेंट से कि जो एजुकेशन के लिए, ओरिएंटल जो एजुकेशन है, लर्निंग है, उसके लिए जो गवर्नमेंट मनी देती है पब्लिक को, स्कूल्स को, वो क्या है, वेस्ट कर रही है, और उसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है. जो मैकाले थे वो चाहते थे कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए. अगर इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी तो इंग्लिश पढ़ने के एबल होंगे, वो इंग्लिश को समझ पाएंगे, और वो बहुत सा ऐसा लिटरेचर जो कि यूरोपियन है या वेस्टर्न है, उस लिटरेचर को वो पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे. और इससे जो वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी है उसका डेवलपमेंट होगा, उसे बढ़ावा मिलेगा. और इंग्लिश में उनको टीच करना या उनको इंग्लिश सिखाना ही ऐसा साधन बन सकता है जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, पीपल है, उनको सिविलाइज किया जा सकता है, उनके टेस्ट को चेंज किया जा सकता है, उनकी वैल्यूज़ और उनके कल्चर को चेंज किया जा सकता है.
ऐसा मैकाले ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था या प्रोड्यूस किया था। तो मैकाले के टाइम पे उनके विचारों से एक एक्ट 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था। तो इस एक्ट में जो हायर एजुकेशन, इंडिया की जो हायर एजुकेशन थी उसको, उसका जो मीडियम था वो इंग्लिश में कर दिया गया। हायर एजुकेशन को इंग्लिश का जो मीडियम है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश में कर दिया जाए, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है लाइक कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सबको क्या है, प्रमोट करना बंद कर दिया जाए। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो सपोर्ट किया जाता है ये सब बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशन थे इनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस की तरह उस टाइम पे मतलब देखा जाने लगा ब्रिटिशर्स की तरफ से। इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक थी वो क्या है, स्कूल्स के लिए प्रोड्यूस होने लगी थी। तो एक तरह से एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको चेंज किया जा रहा था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एजुकेशनल डिस्पैच सेंड किया इंडिया के गवर्नर जनरल के लिए। इसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है। मतलब एक नीति इसमें थी, एक कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हुए थे चार्ल्स वुड के द्वारा। इसे वुड्स के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो एजुकेशन है, जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए। तो उनका मानना था कि वो जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो उन्होंने इसके बहुत सारे मतलब इसके यूज़ बताए बहुत सारे, कि अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन इंडियंस को अगर दी जाएगी तो इससे उनके क्या क्या बेनिफिट होंगे, या उनकी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो अपनी लाइफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल एजुकेशन के थ्रू। तो उन्होंने जो पहला यूज़ बताया प्रैक्टिकल जो वेस्टर्न एजुकेशन का, तो उसमें पहला था इकोनॉमिक। इकोनॉमी मीन्स अगर उन्हें इकोनॉमिक की एजुकेशन दी जाएगी तो आगे चलकर ये ट्रेड और जो कॉमर्स होता है, या जो अपनी कंट्री के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी लानी होती है उसमें ये लोग सफल हो पाएंगे। ये रिकॉग्नाइज हो पाएंगे एडवांटेज से, जो ट्रेड है और जो कॉमर्स है उसके एडवांटेज से ये रिकॉग्नाइज हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है, या कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इससे मतलब इस एजुकेशन से उनकी जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होगा, और धीरे धीरे करके हो सकता है कि यूरोपियन जो टेस्ट है या जो उनके डिज़ायर हैं उसको, मतलब जो ब्रिटिश जो सामान है उनकी जो डिमांड है वो उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और धीरे धीरे करके जब उनका जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे वेस्टर्न हो जाएगा, तो इससे फिर वो वहाँ की जो चीज़ें हैं यूरोप की उन्हें उन्हें यूज़ करना शुरू कर दे। जो वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल है वो उन्हें पसंद आने लगे। तो वुड का डिस्पैच था, उसमें एक बात ये भी थी कि इससे जो मोरल कैरेक्टर है इंडियंस का वो इम्प्रूव हो जाएगा, और इसके बाद जो इंडियंस निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल और हॉनेस्ट होंगे, और इन्हें जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिविल सर्वेंट इनमें निकलेंगे अगर इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी, और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड होंगे, या गवर्नमेंट को एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय आसानी से मिल सकते हैं। और इस डिस्पैच में ये भी था कि जो ईस्ट की जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो सिर्फ गलतियों से, ग्रेव एरर से ही फुल नहीं है, बल्कि इसमें जो है सेंस ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट टू वर्क, और ये सब चीज़ें, डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब चीज़ें ईस्ट की एजुकेशन में, ईस्ट की नॉलेज में नहीं है। ऐसा वुड के डिस्पैच में था। तो 1854 में इस डिस्पैच का मेजर किया गया, और इसके जो इंट्रोड्यूस इसको किया गया ब्रिटिश के द्वारा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट थे उनके द्वारा कंट्रोल किया गया जो भी मैटर्स थे रिगार्डिंग एजुकेशन के, रिगार्डिंग जो भी मैटर्स थे उन सब पे कंट्रोल किया गया, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए स्टेप लिए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में रिवॉल्ट हो रहे थे तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की जा रही थी कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में, और स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको भी चेंज करने के लिए अटेम्प्ट लिए जा रहे थे। एक छोटा सा नोट हमें यहाँ पे भी दिया गया है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन।
इंडिया की एजुकेशन को चेंज करने के लिए जो इतने ज़ोर शोर से काम चल रहा था वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन वो कर रहे थे। उनका मानना था कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो सही नहीं है। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सके, और क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही लोगों के मोरल कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता है, ऐसा क्रिश्चियन जो मिशनरी थे उनका मानना था। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया में किसी भी तरीके की मिशनरी एक्टिविटी को नहीं होने देना चाहती थी, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि अगर हम मिशनरीज को बढ़ावा देते हैं और इनका विरोध विरोध लोगों द्वारा किया जाएगा, और तो लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शंका पैदा हो जाएगी, वो हम पे डाउट करने लगेंगे। हो सकता है कि लोग भविष्य में विद्रोह पर भी उतर जाएं। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल्ड इलाके में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल इलाकों में जाकर वहाँ सैरामपुर में एक मिशनरी सेटअप किया। 1800 में प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया। 1818 में एक कॉलेज सेटअप किया गया। 19th सेंचुरी में मिशनरी स्कूल को कम्प्लीटली मतलब पूरे इंडिया में सेटअप कर दिया गया। 1817 के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी वह मिशनरी को बढ़ावा देना नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि 1817 के रिवॉल्ट को देखने के बाद अगर वो इसे सपोर्ट करते हैं तो जो लोग हैं उनके कस्टम के, प्रैक्टिस के, बिलीव के, रिलीजन के जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं उसके ऊपर एक हमला हो सकता है, या लोगों की जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वहाँ की जो राय है, की जो ओपिनियन है वो सरकार के खिलाफ जा सकती है। ऐसा ब्रिटिश सरकार का मानना था, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियंस जो मिशनरी थे उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। जो लोकल स्कूल थे उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसके आने से पहले या जब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं था या लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम था उससे पहले प्री ब्रिटिश टाइम जो था तब बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाता था, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाती थी। और आपने कभी सोचा है कि वो जो स्कूल थे पहले के वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो 1830s में विलियम एडम जो थे उन्होंने एक टूर किया था बंगाल एंड बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ जाके उन्होंने जब वहाँ पे टूर किया, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो एजुकेशन है उस सिस्टम है उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की रिलेटेड टू एजुकेशन। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहाँ पे जो स्कूल हैं या जिन जिन जगहों पे शिक्षा दी जाती है बिहार में और बंगाल में, तो ये 1 लाख मतलब 1 लाख के आसपास यहाँ पे पाठशालाएं हैं बंगाल और बिहार में। तो और ये बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, और मतलब इतने छोटे इंस्टीट्यूशन हैं कि इनमें एक इंस्टीट्यूट में 20 से ज़्यादा बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स में नहीं हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स ही वहाँ पे हैं या इससे भी कम। लेकिन जो इनका टोटल नंबर है वो 20 लाख के आसपास है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अगर पाठशालाएं ही इतनी ज़्यादा हैं 1 लाख के आसपास, तो अगर एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट्स भी अगर हैं तो 20 लाख स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये या तो वेल्दी पीपल्स के द्वारा इनको सेटअप किया गया है या फिर लोकल कम्युनिटी द्वारा, और कहीं कहीं पर ये जो टीचर होते हैं जिन्हें कि गुरु कहा जाता था उनके द्वारा ये सेटअप किए गए थे। तो यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, मतलब उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें चेंजेस आते रहते थे। तो आज के टाइम पे जिन्हें स्कूल कहा जाता है, पहले के टाइम पे उस टाइम पे वो पाठशालाएं हुआ करती थी। तो वहाँ पे कोई फीस जो थी वो फिक्स नहीं थी, कोई बुक्स नहीं थी, विदाउट बुक वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, और स्कूल की कोई सेपरेट बिल्डिंग भी नहीं थी, ना ही वहाँ पे बेंचेस थे, ना चेयर्स थी, ना ब्लैक बोर्ड थे, और ना ही कोई सेपरेट क्लासेस होती थी। नो रोल मतलब ऐसे कोई
क्लास के रजिस्टर नहीं हुआ करते थे और कोई एनुअल एग्जाम का वहाँ पे सिस्टम नहीं हुआ करता था और वहाँ पे कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। वहाँ मतलब जो एजुकेशन पाठशालाओं में दी जाती थी वो या तो किसी बड़े से पेड़ के बैनियन ट्री होता है उसके नीचे दी जाती थी, या किसी गांव के किसी कॉर्नर में दी जाती थी, किसी शॉप में दी जाती थी, या फिर किसी टेम्पल में दी जाती थी, या फिर किसी गुरु के घर पे दी जाती थी। फीस का जो स्ट्रक्चर था वो डिपेंड था पेरेंट्स की इनकम पे। जो जिनके पेरेंट्स रिच होते थे उनसे ज़्यादा फीस ली जाती थी और जो पुअर होते थे उनसे कम फीस ली जाती थी। तो ये जो सिस्टम था ये पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। टीचिंग जो है वो ओरल की जाती थी, मौखिक शिक्षा वहाँ पे दी जाती थी और ये गुरु जो थे, जो टीचर हुआ करते थे उन्हें गुरु कहा जाता था, वही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाना है स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। और जो स्टूडेंट थे वो सेपरेट मतलब अलग अलग क्लासेस में नहीं हुआ करते थे, वो सब सारे जो एज ग्रुप के बच्चे थे या किसी भी तरह के बच्चे थे वो सब एक ही साथ बैठ के एक ही जगह पे शिक्षा लिया करते थे। और स्टूडेंट्स का जो लेवल था, जो ग्रुप थे वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग वो डिवाइड किए गए थे। मीन्स अगर कोई मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है या ज़्यादा शार्प माइंडेड बच्चा है तो उनका एक अलग ग्रुप होता था, वो वहाँ पे डिस्कस करते थे। या कोई बच्चे जो होते थे जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते थे उनका एक अलग ग्रुप होता था, तो अपने ग्रुप में वो डिस्कस करते थे। तो इस तरह से ग्रुप बनाए गए थे। तो एडम ने जो डिस्कवर किया था तो उन्होंने मतलब ये बताया कि जो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये जो बच्चों की या उनकी फैमिलीज़ की जो लोकल नीड्स होती हैं उनको ये पूरा करता है, क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर उन्हें कोई काम होता था जैसे क्रॉप का जो सीज़न होता है, हार्वेस्ट सीज़न होता है, उस टाइम पे जो पाठशालाएँ होती हैं वो बंद होती थी, नहीं चलती थी। तो इससे क्या है स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा इससे मतलब उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती थी। तो जिन दिनों क्रॉप को काटा जाना होता था या हार्वेस्ट का टाइम होता था तो उस टाइम पे स्कूल में जो है कोई भी स्टडी नहीं हो सकती थी। तो ये तो था जो पुराने रूल्स थे। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यू रूटीन न्यू रूल्स। तो मिड 19 सेंचुरी में जो कंपनी थी वो सिर्फ हायर एजुकेशन की तरफ ही कंसंट्रेट कर रही थी, अपना ध्यान दे रही थी। ये जो पाठशालाएं थी इनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। लेकिन आफ्टर 1854 में जो वेस्टर्न कंपनी थी उसने डिसाइड किया कि ये जो सिस्टम है पूरा एजुकेशन का इसको कम्प्लीटली इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस सिस्टम में कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएं, कोई सिस्टम अप्लाई किए जाएं, इम्पोजिंग रूटीन, एस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्टेशंस, इन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट इनको मतलब इनको अप्लाई किया जाए स्कूल की जो एजुकेशन है उसे कम्प्लीटली उसको इम्प्रूव करने के लिए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो ये सब जो है कैसे पूरा हुआ, कंपनी ने इसके लिए कौन कौन से जो अंडरटेक थे वो किए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पंडित थे उनको अपॉइंट किया और एक पंडित को 4 से 5 स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका चार्ज सौंप दिया गया। तो इनका काम था स्कूल में विजिट करना, वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको इम्प्रूव करना। और ये जो पंडित होते थे इन्हें एक पीरियोडिक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती थी और रेगुलर जो टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासेस चलानी होती थी। स्टूडेंट्स को रेगुलर फ़ी पे करनी होती थी, रेगुलर क्लास में आना होता था, फिक्स सीट पे बैठना होता था और जो रूल्स हैं और जो डिसिप्लिन है उन्हें फॉलो करना पड़ता था। और जो लोग इस रूल मतलब इस जो एजुकेशन है ये वेस्टर्न एजुकेशन है, जो स्कूल इसे सपोर्ट करते थे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मनी दी जाती थी या ग्रांट्स उनको दिए जाते थे, और जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था। तो उस टाइम पे जो गुरुज थे वो चाहते थे अपनी जो एक मतलब इंडिपेंडेंस, अपनी जो एजुकेशन है उसको चलाना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेटेड जो पाठशालास थी वो एडिट कर दी थी। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो परिणाम इसका निकला वो ये था कि जो फैमिलीज़ थी, जो पुअर फैमिलीज़ थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले की जो पाठशाला थी उसमें फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हुआ करता था और जो कि स्टूडेंट्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता था या उनके अकॉर्डिंग होता था। और जो ये न्यू जो डिसिप्लिन था, इसमें जो न्यू सिस्टम था, इसकी डिमांड थी रेगुलर अटेंडेंस। और ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम ये जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि हार्वेस्ट टाइम में उन्हें अपने फील्ड्स में काम करने के लिए जाना होता था। और रेगुलर स्कूल ना जाना इनडिसिप्लिन
मतलब माना जाता था, एक अनुशासनहीनता मानी जाती थी और इसका सीधे सीधे ये इसका इशारा जाता था कि पढ़ना नहीं, ये मतलब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये जो है पुअर फैमिलीज़ के लिए अच्छा नहीं था। तो पहले का जो एजुकेटिंग सिस्टम था, जो पाठशालास थी, जो गुरुज द्वारा जो चलाई जाती थी, वो क्या है, पुअर फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सूटेबल हुआ करती थी। अब जो न्यू सिस्टम आ गया था एजुकेशन का, उसमें इन्हें फिक्स फ़ी पे करनी पड़ती थी, रेगुलर अटेंडेंस, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई होती थी। तो जो गरीब फैमिलीज़ थी उनके लिए बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा ये परिणाम इसका नहीं हुआ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, द एजेंडा ऑफ द नेशनल एजुकेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।